Jai Hind students, this is the seventh chapter, Temperate Grasslands. In this chapter, we will study about grasslands in our world. Temperate grasslands are found in both the southern hemisphere and the northern hemisphere. टेम्परेट ग्रासलैंड्स दोनों हेमिस्फेयर में पाए जाते हैं, साउदर्न हेमिस्फेयर में भी और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी. In the northern hemisphere, they are spread across Asia, Europe and North America. और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तक फैला हुआ है. इन द साउदर्न हेमिस्फेयर दे आर फाउंड इन साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका. और साउदर्न हेमिस्फेयर में ये साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका तक फैला हुआ है. ग्रासलैंड मीन्स होता है मैदानी क्षेत्र, जहाँ आप कह सकते हो कि घास का मैदानी क्षेत्र, जहाँ का वातावरण लगभग संतुलित रहता है. क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है. द टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट. जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो भी उपलब्ध ग्रासलैंड्स है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गर्म और बहुत ही ठंडा क्लाइमेट होता है. दैट मीन्स कि जब समर हो तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और जब विंटर हो तो विंटर में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है. द कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैटेगराइज्ड बाय हॉट समर्स कॉल्ड विंटर्स एंड लिटिल रेनफॉल. वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है, तो समर जो होता है बहुत ही हॉट होता है और विंटर काफ़ी कोल्ड होता है और वहाँ बारिश बहुत ही कम होती है. The grasslands in the southern hemisphere are located along the sea coast and hence have a more moderate climate than the grasslands in the northern hemisphere. और वहीं जो साउदर्न हेमिस्फेयर में जो ग्रासलैंड्स उपलब्ध हैं वो सी कोस्ट पर हैं. इसी वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा मॉडरेट है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उपलब्ध ग्रासलैंड के अकॉर्डिंग. यानी कि यहाँ का साउदर्न हेमिस्फेयर में जो मौजूद हैं ग्रासलैंड वो सी कोस्ट पर है, इसीलिए वहाँ का क्लाइमेट ज़्यादा मॉडरेट है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की अपेक्षा. The southern temperate grasslands are neither too hot nor too cold and get a sufficient amount of rainfall. और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ के जो ग्रासलैंड्स हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ही वहाँ ज़्यादा बहुत अधिक ठंड पड़ती है और यहाँ बारिश भी सफिशिएंट मतलब पर्याप्त मात्रा में बारिश भी होती है. वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यहाँ के वनस्पति और वाइल्ड लाइफ क्या है. द वेजिटेशन इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स primarily includes tall and short grasses. यहाँ के वेजिटेशन में यहाँ के वनस्पति होते हैं कुछ बड़े और मतलब टॉल और शॉर्ट ग्रासेस उपलब्ध होते हैं. टॉल ग्रासेस ग्रो इन एरियाज दैट रिसीव हैवी रेनफॉल. और जो टॉल ग्रासेस होते हैं वो जहाँ बहुत अधिक बारिश होती है वैसे जगहों पर टॉल ग्रासेस पाए जाते हैं, जबकि वाइल शॉर्ट ग्रासेस ग्रो इन एरियाज दैट हैव अ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट. और जहाँ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है दैट मीन्स कि बहुत अधिक बारिश नहीं होती है और क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा हॉट रहता है, तो ऐसे में और बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, तो ऐसे जगहों पर छोटे छोटे घास उगते हैं. और ड्यूरिंग ऑटम और ऑटम के सीज़न में पतझड़ के मौसम में द ग्रासेस वेदर एंड टर्न इनटू हे. और जो घास होते हैं ना वो घास चेंज हो जाते हैं सूखे घास में. दैट मीन्स कि ऑटम के सीज़न में घास फूस सूख जाते हैं और वे एक फूस बस बन जाते हैं. अ फ्यू ट्रीज ग्रो अलॉन्ग द कोस्ट इन द साउदर्न टेम्परेट ग्रासलैंड्स. और जो सी कोस्ट होते हैं लगभग वहीं पर थोड़ी बहुत संख्या में पेड़
बच जाते हैं, बस उगते हैं। ओके, यानी कि ऑटम जब आता है, पतझड़ का सीज़न, तो जितने भी ग्रासेस होते हैं वे सभी सूख करके फूस बन जाते हैं, और जबकि जो सी कोस्ट में जो अवेलेबल ट्रीज़ होते हैं वो भी बहुत कम संख्या में उपलब्ध होते हैं। The grasslands in the temperate zone are inhabited by a variety of grazing animals and taurines. और जो ग्रासलैंड्स है वहाँ जो इनहेबिटेटेड दैट मीन्स कि वहाँ बहुत सारे वैरायटी ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स रहते हैं, चरने वाले बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स होते हैं। और रोडेंट्स होते हैं वो एनिमल जो कि छोटे छोटे और जिसके दांत बहुत ही नुकीले और तीखे होते हैं, जैसे कि रैबिट और स्क्वायरल, रैट, इस तरह के एनिमल्स। Bison are commonly found in the grasslands of North America, and lions, elephants and antelopes are found in the grasslands. ओके, देखिए बाइसन मीन्स होता है जंगली भैंसा, तो जंगली भैंसा भी ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं, और नॉर्थ अमेरिका, और लायन, एलिफेंट्स, एंटीलोप्स, ये सभी ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। और साउथ अफ्रीका, और ये सभी साउथ अफ्रीका के एनिमल्स हैं। While the Australian grasslands are home to koala bears, और वहीं पर जो ऑस्ट्रेलियन ग्रासलैंड्स है वो घर है कोआला बियर्स के, कंगारू के और वालबीज के। वालबीज मीन्स होता है छोटे कंगारू, ऐसी प्रजाति जिसमें कंगारू की ऐसी प्रजाति जिसमें उसका हाइट कम होता है। कैटल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल अक्रॉस ऑल ग्रासलैंड्स, और कैटल मवेशी जितने भी ग्रासलैंड्स हैं उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल है अगर, तो वो है कैटल, मवेशी, क्योंकि मवेशी को लोग पालते हैं अपने ऑक्यूपेशन के तौर पर भी पालते हैं, अपने फ़ायदे के लिए और उसके प्रोडक्ट के लिए। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, तो लाइफ इन द ग्रासलैंड्स, वहाँ के लाइफ कैसा होता है, वहाँ का जीवन, ग्रासलैंड में जीवन। The major occupation of the people in temperate grasslands is agriculture and livestock farming. और वहाँ के जो जितने भी लोग होते हैं रहने वाले, उन सब का जो ऑक्यूपेशन होता है, व्यवसाय होता है, वो खास करके एग्रीकल्चर होता है, फार्मिंग होता है, जैसे कि खेती करना और मवेशियों को पालना। Since the grasslands have rich soil, people here grow a variety of food crops such as corn, wheat, barley, oats and soybean. और जब जैसा कि हम लोग जानते हैं, चूँकि ग्रासलैंड्स के जो सॉइल होते हैं वो काफ़ी फर्टाइल होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के अनाज उपजाए जाते हैं, फसल उपजाए जाते हैं, जैसे कि कॉर्न है, व्हीट, गेहूँ, बार्ली, ओट्स, सोयाबीन, ये सभी वहाँ पे अधिक से अधिक मात्रा में उपजाया जाता है। अनदर मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल इन इज लाइव स्टॉक रेयरिंग, और लोगों का जो एक्टिविटी है ज़्यादा इकोनॉमिक का सोर्स है वो है रेयरिंग। रेयरिंग मीन्स होता है मवेशी पालन। तो people in the grasslands live on a huge farms that are called ranches or homesteads in North America. और वहाँ के जो लोग जो रहते हैं बहुत बड़े बड़े फार्म में रहते हैं, जहाँ पर कि बहुत बड़ा फार्म होता है जहाँ पर कि अपने मवेशियों को रखा जाता है और ख़ुद भी रहते हैं, जिसे कि रेंचेस कहा जाता है या होम स्टीड्स कहा जाता है, ये नॉर्थ अमेरिका में। एंड ऑस्ट्रेलिया एंड ये स्टैंसियाज इन साउथ अमेरिका, और ये भी फार्म हाउस होते हैं, और साउथ अमेरिका में भी फार्म हाउस में भी लगभग लोग रहते हैं, जिसको स्टैंसिया कहते हैं। कैटल आर रेयर्ड हेयर फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट, और यहाँ पे जो लोग कैटल मवेशी जो पालन करते हैं किस लिए करते हैं, तो उस डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट के लिए और मीट के लिए। Sheep rearing is practiced for both meat and wool in many parts of Australia, और ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारे जगहों पर सिप को पाला जाता है दोनों फ़ायदे के लिए, एक तो मीट के लिए और दूसरा ऊल के लिए, ऊन के लिए भी और मीट के लिए भी, दोनों चीज़ के लिए, दोनों फ़ायदे के लिए उसे पाला जाता है।
नेक्स्ट, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मैदानी क्षेत्र, नॉर्थ अमेरिका के मैदानी क्षेत्र के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। द वास्ट ग्रासलैंड्स इन नॉर्थ अमेरिका ऑल्सो नोन एज प्रेरीज एक्सटेंड फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको। ये वास्ट ग्रासलैंड्स इन नॉर्थ अमेरिका, इसे प्रेरीज के नाम से भी जाना जाता है और ये फैला हुआ है कनाडा से लेके मैक्सिको तक। ड्रेन्ड बाय द मिसिसिपी एंड द मिसौरी रिवर्स। द लैंड इज़ एक्सट्रीमली फर्टाइल, और वहाँ के जो लैंड होते हैं, भूमि, वो काफ़ी फर्टाइल होता है। द प्रेरीज एक्सपीरियंस हॉट एंड वेट समर एंड कोल्ड विंटर, और वहाँ जो गर्मी जो पड़ती है तो गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और समर में बारिश भी होती है काफ़ी, और ठंड में कोल्ड विंटर में ठंड भी पड़ती है। ऐसा क्लाइमेट होता है वहाँ पर। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसमें देखें कि 1/4 ऑफ द अर्थ वॉज वंस कवर्ड बाय ग्रासलैंड्स, बट मच ऑफ दीज हैव बीन टर्न्ड इनटू फार्म्स। कहते हैं कि 1/4, चौथाई भाग ग्रासलैंड्स का, वो अर्थ का, वो सिर्फ कवर था किससे, तो ग्रासलैंड से कवर था। ठीक है, 1/4 भाग अर्थ का ग्रासलैंड से कवर था, लेकिन ऐसा अब नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि अब वो सब धीरे धीरे बदलते बदलते फार्म्स बन गए हैं, लोग वहाँ अपने बड़े बड़े घर बना लिए हैं और कैटल रेयरिंग के लिए फार्म बना लिए हैं। फार्म दो तरह के होते हैं, एक फार्म होते हैं वो जहाँ पर कि हम लोग मवेशी को पालते हैं, और एक फार्म हाउस होते हैं जहाँ पर कि हम लोग रहने का भी कार्य करते हैं। This has resulted in widespread loss of habitat, और इसके फैलाव के वजह से, यानी फार्म्स के अधिक होने के वजह से, हम लोगों ने बहुत ही अधिक मात्रा में हैबिटेट को खो दिया है। The major occupation of the people in agriculture is agriculture, and farmers maintain large farms where corn and wheat are grown. और यहाँ के जो लोगों का जो ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, वो खास करके क्या है, एग्रीकल्चर है। और फार्मर्स जो है बहुत बड़े बड़े फार्म्स बनाते हैं जहाँ पर कि कॉर्न और वेट को उगाया जाता है। प्रेरीज आर ऑल्सो कॉल्ड द वेट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड एज द सरप्लस इज एक्सपोर्टेड टू अदर नेशंस। और प्रेरीज को गेहूँ की टोकरी, दुनिया की गेहूं की टोकरी कहा जाता है, वेट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में गेहूं अलग अलग कंट्री, बहुत सारे कंट्रियों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब बाहर सप्लाई किया जाता है। यूज्ड मेनली एज ग्रेजिंग ग्राउंड्स, द प्रेरीज आर नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट कल्टिवेटेड लैंड्स इन द वर्ल्ड and have mechanized farms। और ये ग्रेजिंग ग्राउंड्स होने के कारण प्रेरीज जो है वो काफ़ी मतलब सबसे बड़े कल्टिवेटेड लैंड्स में से एक है, जहाँ पर कि मैकेनाइज्ड फार्म्स होते हैं। मैकेनाइज्ड फार्म्स मीन्स खेती का ऐसा तकनीक जहाँ पर कि लोगों की आवश्यकता कम और मशीनों से काम ज़्यादा होता है, जैसे कॉर्न, वेट, बार्ली, ओट्स, रे एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन है। और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में फसल उपजाया जाता है, जैसे कि कॉर्न, वेट, बार्ली, ओट्स, रे आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन हियर। ये सभी क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जाते हैं। कैटल रेयरिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन दिस रीजन। और कैटल रेयरिंग, मवेशी पालन, यहाँ का एक खास दूसरा
ऑक्यूपेशन व्यवसाय है लोगों के। यहाँ के लोग रहने वाले, मान लीजिए कि अगर यहाँ मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ पर घास बहुत अधिक होता है, यहाँ की भूमि फर्टाइल है, दैट मीन्स कि लोग का वहाँ पे व्यवसाय क्या होगा, या तो खेती होगा, और खेती होगा तो फसल अच्छी उगेंगी वहाँ के भूमि के अकॉर्डिंग। और जो कि मवेशी पालन भी वहीं पे सक्सेसफुल हो पाता है जहाँ पर कि उसको चरने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में ग्रास अवेलेबल हो, और वो सभी वहाँ पे अवेलेबल है। यही वजह है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर और फार्मिंग, ये दो व्यवसाय काफ़ी मुख्य रूप से उपलब्ध है। तो चूँकि अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर बहुत अधिक फार्म्स बन जाने के कारण जो यहाँ के लाइफ है, यानी वाइल्ड एनिमल्स का जो लाइफ है वो सभी काफ़ी लॉस हुआ है। The prairies are also rich in minerals such as lignite, coal and mineral oil. और यहाँ प्रेरीज जो है वो मिनरल भी यहाँ पर है, अवेलेबल है, मिनरल सोर्सेस है, जैसे कि लिग्नाइट कोल है और मिनरल ऑयल है, ये सभी यहाँ अवेलेबल है। तो अब हम लोग एक बार रिकॉल करें कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या जाना। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में, और इसमें यहाँ के क्लाइमेट्स के बारे में जाना। तो क्लाइमेट यहाँ का कैसा होता है, हॉट समर्स, कोल्ड विंटर्स विथ लिटिल रेनफॉल, जबकि सारे जगह का क्लाइमेट ऐसा नहीं होता है। जैसा कि हम लोगों ने ये भी पढ़ा ये नॉर्दर्न में ऐसा होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अवेलेबल ग्रासलैंड का टेम्परेचर ये होता है, जबकि सॉदर्न हेमिस्फेयर में जो मौजूद है ग्रासलैंड्स, वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, क्योंकि वो सी कोस्ट पर बसा हुआ है, मौजूद है। तो सी कोस्ट पर होने के कारण वहाँ का टेम्परेचर ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है, और वहाँ बारिश भी पर्याप्त मात्रा में होती है। और वेजिटेशन क्या होता है बच्चों, वहाँ की वनस्पति होता है, जैसे कि पेड़ पौधे वहाँ कैसे होते हैं, टॉल एंड शॉर्ट ग्रासेस, लंबे ग्रासेस भी होते हैं और शॉर्ट ग्रासेस भी होते हैं। तो लंबे ग्रासेस कहाँ होते हैं, लंबे ग्रासेस होते हैं ऐसे जगहों पर जहाँ की बारिश ज़्यादा होती है, और शॉर्ट ग्रासेस ऐसे क्षेत्र में होते हैं जहाँ पर कि टेम्परेचर हॉट होता है और ज़्यादा कोल्ड होता है, दैट मीन्स कि वहाँ बारिश बहुत अधिक नहीं होती है। तो दो तरह के होते हैं। और वाइल्ड लाइफ कैसा है बच्चों, तो वाइल्ड लाइफ है यहाँ पर मैक्सिमम जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, यानी कि चरने वाले एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि हार्बीवोरस एनिमल अधिक मात्रा में यहाँ पाया जाता है। और है यहाँ का लाइफ कैसा होता है, तो लाइफ में लोगों का व्यवसाय मुख्य रूप से, सबसे पहले अगर लाइफ बोले तो वहाँ के लोगों का व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय होता है एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक फार्मिंग। और क्या होता है कि एग्रीकल्चर लोग खेती करते हैं, और क्या करते हैं तो अपने मवेशी पालन करते हैं, ऐसे एनिमल्स को पालते हैं जो कि जिससे कि डेयरी प्रोडक्ट मिले और मीट भी मिले, लोगों का व्यवसाय भी चलता रहे। तो आप लोगों को इसका रिवाइज करना है और इसका ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।